नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे नलिन विलोचन शर्मा जी की कहानी विष के दांत। पहले हम नलिन विलोचन शर्मा जी के बारे में जान जाएं। नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में हुआ था। ये महान पंडित, महान विद्वान राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। माता का नाम था इनकी रत्नावली। पिता के व्यक्तित्व का इनका छाप होना स्वाभाविक है। पिता की विद्वता का प्रभाव इन पर पड़ा। पटना के कॉलेजिएट स्कूल में इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। फिर पटना विश्वविद्यालय में संस्कृत और हिंदी से एमए किया। फिर आगे चल के उन्होंने आरा जैन कॉलेज में, रांची विश्वविद्यालय में और पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक का काम किया। अपने आखिरी दिनों में ये पटना विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में काम करते रहे। 12 सितंबर 1961 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। हिंदी में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक, नई शैली के आलोचक के रूप में इन्हें जाना जाता है। एक आलोचक के रूप में इनकी प्रमुख रचना है दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास विशेषतः प्रेमचंद्र, साहित्य तत्व और आलोचना। कहानी संग्रह इनकी है विश्व के दांत एवं अन्य कहानियाँ। इस कहानी संग्रह से ही हमारी कहानी जो है आज की विश्व के दांत लिया गया है। काव्य संग्रह है नकेन के प्रपाद्य, नकेन 2। तो नकेन शब्द हमें समझना है। यहाँ पे नकेन जो शब्द है ये 3 कवियों के नाम के पहले अक्षर को जोड़ के ये नकेन शब्द बनाया गया है। पहला न से हुआ नलिन विलोचन शर्मा, के से केसरी कुमार और फिर न से नरेश। इन तीनों कवियों को के नाम को पहले अक्षर को जोड़ के ये शब्द बनाया गया नकेन के प्रपाद्य। इन्होंने संपादन भी किया कई ग्रंथों का, जिसमें प्रमुख है सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य इनके संपादित ग्रंथ हैं। इनको प्रयोगवाद का भी जनक माना जाता है। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद जो है उसकी परंपरा की शुरुआत नलिन विलोचन शर्मा जी से माना जाता है। प्रस्तुत जो कहानी है ये मध्यम वर्ग के अंतर्विरोधों को मतलब कहना और कथनी और करनी में जो अंतर है, उसी अंतर्विरोध को यहाँ पर लेखक ने इस कहानी में दर्शाने का प्रयास किया है। इस कहानी में जो सेन साहब है वो मध्यम वर्ग का नेतृत्व करते हैं, जो अपनी महत्वाकांक्षा और संपन्नता, सज्जनता के भीतर अपनी जो सज्जनता, जो ऊपरी दिखावा है, उसके भीतर लिंग भेद करते हैं। तो लड़का लड़की में, अपने बेटा बेटी में भेद करते हैं। जैसे को छिपाए रहते हैं, जो हैं वो बाहर से शो करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, सबको समान मानते हैं, लेकिन अंदर से वो भेदभाव करते हैं। इसी बात को इससे चीज़ में दिखाया गया है। इसमें 2 वर्ग हैं मध्यम वर्ग के भी। मध्यम वर्ग में भी 2 भाग इसमें दिया गया है। पहला उच्च मध्य वर्ग, जिसका वो करते हैं, जिसके प्रतीक हैं सेन साहब, और दूसरा निम्न मध्य वर्ग, जिसके प्रतीक हैं गिरधर। कहानी वैसे तो 2 बच्चे की कहानी है, मगर है जो ये कहानी 2 विचारों की कहानी है। ऐसे मध्य एक और तो सेन साहब जैसे लोग हैं जो अपने आप को शो करते हैं, दिखावा करते हैं, किंतु भेदभाव और अपने कथनी करनी में अंतर रखते हैं। अंदर का कुछ चेहरा अलग होता है, बाहर का कुछ चेहरा अलग होता है। अंदर कुछ कहेंगे, कुछ करेंगे, कुछ इस तरह की उन लोगों में भावना होती है। उसी तरह और दूसरी ओर जो गिरधर है, निम्न मध्य वर्ग, वो अपनी पहचान के लिए बराबर संघर्ष करने के लिए वो आतुर रहता है कि हम अपनी पहचान को बनाए रखेंगे, उसके लिए वो संघर्ष करता है। कहानी की अब शुरुआत होती है सेन साहब की काली चमचमाती मोटर कार से।
सेन साहब गाड़ी लाए हैं और वो भी काली चमचमाती एकदम अपने शान के हिसाब से। वो उनके यहाँ एकदम सख्त मनाही है कि किसी बच्चे को उसके पास नहीं जाना है। सोफर उनका ड्राइवर है। सेन साहब की 5 लड़कियां हैं। उनका नाम है रजनी, सीमा, आलो, शेफाली और आरती। इन 5 का नाम आपको याद रखना होगा। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। लड़कियां इतनी सीधी और सज्जन हैं कि इन्हें लेखक ने कठपुतली तक कह दिया है कि लड़कियां क्या हैं, कठपुतलियां हैं। मोहल्ले वाले भी सारे लोग इनकी लड़कियों का उदाहरण देते हैं कि देखो एक सेन साहब की लड़कियां हैं, कितनी अच्छी हैं। दूसरा इसमें सेन साहब को एक लड़का भी है जिसका नाम है कासू। खोखा भी उसको कहा गया है। कासू सेन संपत्ति के जो बुढ़ापे का सहारा, आंखों का तारा है। नाउम्मीद बुढ़ापे का सहारा यहाँ पर लेखक ने उसे कहा है, क्योंकि बुढ़ापे में जब उन्होंने अमित उम्मीद लड़के की खो दी थी कि अब उन्हें लड़का होगा, उस समय पुत्र रत्न सेन साहब को प्राप्त होती है तो उसे वे जी जान से उसे मानते हैं। सारे नियम कानून जो हैं सेन साहब के वो लड़कियों के लिए है। खोखा के लिए, कासू के लिए कोई इस नियम नहीं है, इसलिए इसको लेखक ने खोखा को नियमों का अपवाद भी कहा है। सेन साहब इंजीनियर थे। इसलिए सेन साहब खोखा को भी इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन लड़कियों के प्रति उनका जो भेदभाव था, इसी चीज़ को लेखक ने दर्शाया है। हर परिवार में, हर भारत के लगभग हर परिवारों में इस तरह की बातें होती हैं। एक लौता बेटा है तो उसे बहुत ज़्यादा भाव दिया जाता है, बहुत ज़्यादा उसका सम्मान किया जाता है। लड़कियां, अब वो भी 5-5, तो उसका तो भाव अपने आप ही कम हो जाता है हमारे समाज में। सेन साहब इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, इसलिए अपने बेटे को भी बनाना चाहते हैं और सारे अपने मित्रों को बताते भी हैं कि देखिए इंजीनियर के सारे गुण कासू में हैं, वो बड़ा होकर इंजीनियर ही बनेगा। तीसरा पात्र है मदन। तीसरा पात्र इसमें है मदन, जो गाड़ी पे बैठना चाहता है, देखना चाहता है। कासू की उम्र का है, इसलिए बाल सुलभ जो उसकी जो भावनाएं हैं वो कासू की तरह ही है। वो भी गाड़ी को छूना चाहता है, लेकिन जब कासू गाड़ी को छूता है, तोड़ता है, तो इंजीनियर साहब को ऐसा लगता है कि वो बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा। वो देखना चाहता है, जानना चाहता है कि गाड़ी कैसे बना है, उसके लाइट कैसे सिस्टम है उसका, ये सब देखना चाहता है। लेकिन अगर वही गिरधर उसको, वही मदन उसको छूता है तो उन्हें लगता है कि वो गलत कर रहा है, चोर है, उचक्का है। एक दिन इसी गाड़ी छूने के में ड्राइवर से उसकी बहस हो जाती है और धक्का मार के उसे गिरा देता है उस ड्राइवर सोफर मदन को, और उसके घुटने में चोट लग जाती है, खून बहने लगता है। उसकी माँ, मदन की माँ उसे ले जाती है। इतने के बावजूद भी सेन साहब बुला के उसे उसके पिताजी को, मदन के पिताजी को, गिरधर को, जो उनके कंपनी में, उनके कारखाने में एक मुलाजिम है, किरानी है, क्लर्क है वो, और उनके घर में रहता है, उसको बुला के अपने घर पे उसको बहुत उल्टा पलटा बोलते हैं, एक तरह से ओरहन देते हैं कि तुम्हारे बेटे ने ऐसे ऐसे किया, बहुत ख़राब है, आगे आगे चल के वो चोर डाकू बनेगा। इस तरह की भविष्यवाणी भी वो कर देते हैं। फिर मदन को पिताजी जो हैं गिरधर, उन्हें लगता है कि सेन में मदन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसकी खूब पिटाई करते हैं। और गाड़ी में जो वो होती है, टूट लाइट जो उसकी टूट जाती है या पंचर हो जाता है, इन सब पे
सेन साहब बड़े खुश होते हैं और हल्की सी झिझकी दे के उसको डांटते हैं कि तुमने इसी ने कासू ने ही शायद कर दिया हो, क्योंकि वो देखना चाह रहा था कि कैसे होता है। और उसको बुला के कहते भी हैं कि सुफर तुम आओ, पंप गाड़ी को देखो कहीं वो हवा भर दो, इस तरह से उसे बताते हैं। एक पत्रकार मित्र जो हैं उनसे भी वो सेन साहब बात करते हैं कि मैं इंजीनियर बनाऊंगा। अपने बेटे को इस तरह का बात करते हैं। तो वो पत्रकार कहते भी हैं कि अरे आप, जब सेन साहब पूछते हैं कि आप अपने बच्चे को क्या बनाइएगा, तो कहते हैं कि अरे मैं तो उसे जेंटलमैन, माने एक सज्जन पुरुष बनाना चाहता हूँ। हाँ, उसकी जो इच्छा हो वो बने, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक सज्जन, एक अच्छा व्यक्ति पहले बने, अच्छा इंसान पहले बने। इस पर वो खींच जाते हैं। फिर पत्रकार के चले जाने के बाद सेन साहब जो उसको बुलाते हैं, गिरधर लाल को, जो उनके आउट हाउस में रहता है, और वही सब सुनाते हैं कि तुम्हारा बेटा बहुत बदमाश है, तुम गाड़ी को छूता है और ड्राइवर से उलझ जाता है, ऐसे चोर डाकू बनते हैं, इस तरह से कहता है। तो गिरधर जो है मदन के पिताजी क्वार्टर में जाके अपने बेटे को खूब पिटाई करता है। इसकी पिटाई देख के ऐसा, उसकी आवाज़ इतनी तेज, चिल्लाहट सुन के सेन साहब बड़े खुश होते हैं कि चलो गिरधर ने मेरा बात माना, अब अपने बेटे की पिटाई कर रहा है, मतलब बेटे को अपने सुधार रहा है। मगर उनकी जो पत्नी है वो भी बहुत गुस्सा करती हैं, खींचती हैं, कहती हैं कि ये क्या हल्ला मचा के रखा है, नींद खराब कर रहा है कमबख्त। और उनका जो कथन है वो इस प्रकार से है कि कमबख्त कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता है। इस तरह दोनों लोगों का प्रतिक्रिया है उसकी मार पर। कोई दया की बात ही नहीं है, बच्चे पिटा रहा है और ये लोग को इस तरह की भावना ये लोग का सामने आता है। लेकिन बेढब मामला, बच्चे रात के साथ साथ बात भी भूल जाते हैं, और अगले दिन वो अगले दिन शाम में बच्चे गली में अपने खेलते हैं, तो खोखा भी चाहता है कि वो मदन खेलता है, तो मदन को देख के वो भी चाहता है खेल में शामिल होना। लट्टू नचा रहे हैं बच्चे, तो वो भी चाहता है, लेकिन रात की मार को याद करके मदन अपने खेल में उसको शामिल नहीं करना चाहता है कि नहीं, इसके कारण मैंने इतना मार खाया था, अब इसको अपने घर में, अपने खेल में हम शामिल नहीं करेंगे। इसी पे एक गुस्सा बराबर अपने नौकरों पे, अपनी बड़ी बहनों पे हाथ चलाने वाला कासू उसको एक दो घूसा लगा देता है, तो द्वंद्व युद्ध शुरू हो जाता है दोनों में। और दोनों जो बच्चे हैं सब आपस में हट जाते हैं, भाग जाते हैं, और मदन जो है गुस्से में कासू का दोनों दांत तोड़ देता है और फिर भाग जाता है डर के मारे कि अब तो हम घर जाएंगे तो हमारी खूब पिटाई होगी। शाम हुआ, रात हुआ, लेकिन मदन वापस घर नहीं लौटा। 8-9 बज गए, तब जाके वो चुपके से, उससे भूख जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो खाना खाने के लिए वो धीरे से घर में प्रवेश करता है। पहले वो किचन में जाता है, खाना खाता है। खाना खाने के बाद वो चुपके से देखता है कि घर में माता पिता की क्या प्रतिक्रिया है, वो लोग सो गए हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो कान लगा के बातें सुनना चाहता है कि उसके माँ पिताजी क्या बात कर रहे हैं। तो वो सुनता है कि पिताजी कह रहे थे कि उसे सेन साहब ने काम छोड़ने के लिए कह दिया है और घर का इंतज़ाम करने के लिए भी कहा है, और पैसा आके अपना फैक्ट्री में आके तुम अपना पैसा ले लेना। वो बहुत डर जाता है कि अब तो पिताजी उसकी खूब धुनाई करेंगे। लेकिन मदन को तब आश्चर्य होता है जब गिरधर उसे गोद में उठा लेता है। पिता के इस बदले व्यवहार पर वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। गोद में उठा के उसे गले लगा लेता है और प्यार करता है
और कहता है, शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है, तूने तो खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले। हा 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 हा। इस तरह उसे आश्चर्य होता है और उसके पिताजी के व्यवहार से वो स्तब्ध भी रह जाता है और खुश भी होता है कि आखिर उसकी एक तरह से जीत हुई। तो ये कहानी जो है वो दिखाता है मध्यम वर्ग के दो वर्गों का, कि मध्यम वर्ग में किस तरह का दिखावापन है और जो निम्न वर्ग के लोग हैं, निम्न मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, वो किस तरह से अपने से बड़े पैसे वाले लोग से किस तरह से डरते हैं, सहम के रहते हैं और उनकी बेकार की बातों को भी मानते हैं और उनके जो बिना वजह के जो उनको प्रताड़ना दी जाती है उनको भी वो चुपचाप सह लेते हैं। लेकिन मदन जैसा लड़का है जो खोखा के किसी भी बात का जवाब देता है और वो सब करना चाहता है जो खोखा कर सकता है या कर रहा है। तो इस कहानी में एक प्रगतिशील विचार को लेकर सामने आता है मदन। अब हम इस तरह से कहानी समाप्त होती है। अब हम कहानी के क्वेश्चन आंसर को भी थोड़ा सा देखेंगे। कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कहानी का शीर्षक जो है वो है खोखा पर ही, जो कासिफ हुसैन साहब का लड़का है। शीर्षक विष के दांत जो है, ये वो विष का दांत किसका है? खोखा का है, कासू का है, जो असमानता का प्रतीक है। ये असमानता लैंगिक असमानता है जो उनके बेटा बेटी में है सेन साहब के। आर्थिक असमानता है जो गिरधर और सेन साहब में है। सामाजिक असमानता है जो इस बात को मानना कि वो बड़े का लड़का है, वो उसके पिताजी कम हैं, इस तरह की भावना का होना। तो ये जो प्रतीक है खोखा विष के दांत का, जो खोखा के अंदर मध्य वर्ग में एक विष रूपी दांत जो बढ़ रहा है, पल रहा है, उसको तोड़ने का काम प्रगतिशील और निम्न मध्य वर्ग के एक व्यक्ति ने एक प्रतीक के रूप में मदन ने किया है। इस तरह से इस कहानी का शीर्षक बिल्कुल सार्थक है, सही है और पूरी कहानी को एक शब्द के, एक वाक्य के रूप में सामने ले आ देता है। दूसरा, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का आपने अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो शुरू में ही लेखक ने कहा है कि सेन साहब की 5 लड़कियां हैं, सीमा, रजनी, आलू, शेफाली, आरती। ये 5 लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं, जीती जागती ये सज्जनता की एकदम सीधी साधी मूर्ति हैं। कुछ कोई भी इनको जैसा बता दिया जाता है वैसे ही करती हैं। ये जोर से हंस नहीं सकती, ठहाके मार के हंस नहीं सकती, खेल नहीं सकती, अपना मनमानी नहीं कर सकती। बचपना मतलब एक तरह से उनको उनका छीन लिया गया है, वो अपने अहाते से बाहर नहीं जा सकती। तो इस तरह से बहुत सी पाबंदियाँ सेन साहब की लड़कियों पर हैं, लेकिन जो उनका पुत्र है कासू, उस पर किसी तरह का वो पाबंदी नहीं है, वो हर तरह से स्वतंत्र है। तीसरा, खोखा किन नियमों में अपवाद था? तो खोखा उन्हीं नियमों में अपवाद था जो उनकी लड़कियों के लिए या परिवार के लिए जो नियम था। सेन साहब के परिवार में कई नियम थे, कई तरह की पाबंदियाँ थी लड़कियों पे, लेकिन खोखा इन नियमों का अपवाद था। खोखा जो कर सकता था उनकी लड़कियाँ नहीं कर सकती थी। खोखा अपने बड़ी बहनों पे, अपनी नौकरों पे हाथ चला देता था, मारपीट कर देता था, गाड़ी को तोड़ फोड़ कर देता था, जबकि लड़कियां गाड़ी के पास आ भी नहीं सकती थी। कई तरह के नियम थे लड़कियों के लिए, बाहर नहीं खेलना है, जोर से हंसना नहीं है, गाड़ी को नहीं छूना है, लेकिन खोखा इन नियमों का अपवाद था। खोखा के लिए कोई नियम नहीं था, वो पूरी तरह से स्वतंत्र था। चौथा क्वेश्चन है, सेन दंपत्ति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उनकी कैसी शिक्षा तय की थी? तो सेन दंपत्ति ने
स्वाभाविक रूप से सेन साहब इंजीनियर थे और उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे और एक तरह से उसके लिए हथौड़े का इंतज़ाम करते हैं। अगर वो लाइट तोड़ देता है तो उसमें उनको दिखाई देता है कि अरे वो जानना चाहता था कि वो लाइट कैसे चल रहा है, कैसे अंदर उसकी बनावट है। इस तरह उसके लिए वो शिक्षा तय करते हैं। एक दो लोग रख भी देते हैं उसे पढ़ाने के लिए और उसके लिए छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट, छोटे छोटे औजार उसके लिए उपलब्ध कराते हैं कि उससे वो सीख सके और इंजीनियर बन सके। इस तरह लेखक ने इस तरह सेन दंपत्ति ने, खास करके सेन साहब ने उसके लिए शिक्षा तय की है। अब हम व्याख्या देखेंगे। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इसी बात पर गर्व है। तो सप्रसंग व्याख्या का मतलब ही होता है कि हम पहले प्रसंग लिखेंगे, पहले बताएंगे कि किस पाठ से लिया गया है। तो हम ऐसे पहले लिखेंगे प्रसंग, फिर उसको डैश दे के लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक पुतली के विष के दांत से लिया गया है और जिसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। फिर व्याख्या में हम लिखेंगे कि वही लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं। लड़कियां सेन साहब की जो पांचों लड़कियां हैं, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये लड़कियां इतनी सीधी हैं कि उन्हें कठपुतलियों का नाम लेखक ने दिया है। उनके लिए सारे नियम हैं और खोखा के लिए कोई नियम नहीं है। सारी उन पे कई तरह की पाबंदियाँ लगाई गई हैं। जैसे मैंने बताया कि बाहर खेलना नहीं है, जोर से हंसना नहीं है, गाड़ी नहीं छूना है, इस तरह की पाबंदियाँ लगाई गई हैं। दूसरा, खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। खोखा का जिस तरह का स्वभाव था